हेलो दोस्तों, मैं अविता भास्कर। आज इस क्लास में जो है हम पढ़ेंगे अर्धवायवीय तना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम अर्धवायवीय तना के अंतर्गत सभी चीजें पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहले अर्धवायवीय तना किसे कहते हैं। तो जब तने का कुछ भाग भूमि के अंदर तथा कुछ भाग भूमि के बाहर पाया जाता है दोस्तों, तो उसे ही इस प्रकार के जो है तने को अर्धवायवीय तना कहते हैं। जैसे देखते हैं दूब हो गया, दूब और घास हो गई हमारी, मर्सीलिया हो गया, पैसीफ्लोरा हो गया, जलकुंभी हो गई, पुदीना आदि। अब देखते हैं अर्धवायवीय तने का रूपांतरण। तो इसमें देखते हैं ऊपरी भूस्तरी, ऊपरी भूस्तरी हो गई हमारी, और आगे है उसमें भूस्तरी, और आगे है भूस्तारिका, और आगे है अंतः भूस्तरी। इसमें देखते हैं ऊपर भूस्तरी देखते हैं पहले क्या है। तो यह भूमि की सतह के समानांतर फैला हुआ अर्धवायवीय तना है। यह भूमि की सतह के समानांतर फैला हुआ अर्धवायवीय तना है। इस प्रकार के तने में लंबे एवं पतले पर्व पाए जाते हैं। पर्व संधियों से ऊपर की ओर शाखाएं एवं तना तथा भूमि के अंदर अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं तो दूब घास, मर्सीलिया, ये मान लीजिए पौधा है हमारा, ये हमारी मिट्टी है, ठीक है। ये भाग जो ये हमारी मिट्टी है, ये भाग जो जड़े की है दोस्तों, ये मिट्टी के अंदर है, और ये जो भाग है जड़े की, ये मिट्टी के ऊपर पाई गई है, और यहाँ से जो है हमारा पौधा उगा है। तो इस प्रकार के पौधे को अर्धवायवीय तना कहा गया है। ये इसका उदाहरण है। अभी आगे देखते हैं भूस्तरी। भूस्तरी क्या है। तो इस प्रकार का अर्धवायवीय तना भूमि के अंदर क्षैतिज दिशा में वृद्धि करता है। इस प्रकार के तने पर पर्व तथा पर्व संधियां पाए जाते हैं। पर्व संधियों से नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें तथा ऊपर की ओर शाखाएं विकसित होती हैं। उदाहरण के तौर पर है यहाँ पर पैसीफ्लोरा। मान लीजिए ये पौधा है दोस्तों, ये जो पौधा है हमारा, ये इसकी इस प्रकार से जो है जड़ें होती हैं, लेकिन ये सब जड़ें जो है भूमि के ऊपर ही हमें दिखाई पड़ती हैं कि जड़ें निकली हुई हैं। भूमि के ऊपर आप इसे आसानी से देख सकते हैं कि वो भूमि के ऊपर ही जड़ें ये दिखाई पड़ती हैं, अंदर की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ ही दिखाई पड़ती हैं। इसी को भूस्तरी के अंतर्गत रखा गया है। इस प्रकार से जड़ें सब पाई जाती हैं, इसी को भूस्तरी कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों अब भूस्तारिका क्या है। इस प्रकार का अर्धवायवीय तना ऊपरी भूस्तरी की तरह ही होता है, पर ये जलीय पादप होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं जैसे जलकुंभी हो गया हमारा, ये इनकी जड़ें जो है इस प्रकार होती हैं दोस्तों, इनकी पत्तियां इस प्रकार होती हैं, और ये जो है जलीय पादप होते हैं, यानी कि जल में पाए जाते हैं। तो जलकुंभी हो गए उदाहरण में इसमें। आगे देखते हैं अंतः भूस्तरी क्या है। कुछ पौधों में तने का आधार भाग भूमिगत होता है, और वो भाग जो शाखाएं निर्मित होती है वह भूमि के ऊपर कुछ दूर तक तिरछी अथवा क्षैतिज स्थिति में वृद्धि करती जाती हैं। इन शाखाओं को अंतः भूस्तारी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं तो गुलदाउदी हो गया और पुदीना हो गया। इस तरीके से ये मान लीजिए पौधा है दोस्तों, ये हमारा भूमि के ऊपर का भाग है, और ये भूमि के अंदर का। तो जो भूमि के अंदर में जो जड़ पाई जाती है दोस्तों, तो जड़ हमारी कुछ इस प्रकार की होती है, इनमें इस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। अब देखते हैं वायवीय तना क्या है। जब संपूर्ण तना भूमि के ऊपर स्थित होता है तो ऐसे तने को वायवीय तना कहते हैं। इस प्रकार के तने में शाखाएं, पत्तियां, पर्व संधियां, कलिकाएं, फल फूल सभी पाए जाते हैं। उदाहरण में देखते हैं तो
गुलाब हो गया हमारा, अंगूर हो गया, नागफनी और रसकस आदि, ये सब जो है इसके उदाहरण हैं। अब देखते हैं वायवीय तने का रूपांतरण। वायवीय तने का रूपांतरण देखते हैं तो इसमें आगे है, इसमें पर्णकाय स्तंभ है, दूसरा है कटक स्तंभ, तीसरा है हमारा स्तंभ प्रतान और चौथा है हमारा प्रणाभ पर्त। तो ये सब थे वायवीय तने के रूपांतरण। तो आगे देखते हैं दोस्तों पर्णकाय स्तंभ। इसके अंतर्गत देखते हैं तो जिन पौधों में तना मांसल पत्ती के रूप में परिवर्तित होकर चपटा हरा होकर पत्ती की तरह कार्य करता है, इस तरह के रूपांतरित तने को पर्णाभ स्तंभ कहते हैं। इन पौधों में पत्ते सामान्यतः कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। यह रूपांतरण पौधों से होने वाले जल हानि को रोकता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे नागफनी हो गया हमारा और कैक्टस। नागफनी ये है हमारा इसका फिगर दोस्तों, और कैक्टस इस तरीके से होता है। अब देखते हैं आगे कटक स्तंभ। कटक स्तंभ क्या है? इस प्रकार के तने में कक्षस्थ कलिकाएं कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इन कांटों पर पत्ती शाखा एवं पुष्प विकसित होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं तो नींबू हो गया हमारा, बोगेनविलिया हो गया। तो इस तरीके से जो है दोस्तों पौधा उगता है, इस तरीके से उसमें कांटे निकल जाते हैं, उसी में फूल पत्ती शाखा सब उगते हैं। आगे देखते हैं स्तंभ प्रतान। स्तंभ प्रतान क्या है? जब तने में पत्तियों की कक्षस्थ कलिका रूपांतरित होकर लंबी पतली स्प्रिंग नुमा संरचना बनाती है, तब इसे स्तंभ प्रतान कहते हैं। तौर पर देखते हैं दोस्तों, जैसे कद्दू हो गया, लौकी और अंगूर, इस तरीके के इन सबके जो पौधे होते हैं, इस तरीके से उसमें घुघराले जैसे इस तरीके से पाए जाते हैं जो होता है। तो ये हमारा जो है तना टेंड्रिल है, और ये है हमारा कमजोर तना। देखते हैं दोस्तों पर्णाभ पर्त। इनमें कक्षस्थ कलिका के स्थान पर निश्चित वृद्धि वाली हरी पत्ती के समान रचना पाई जाती है, जो कि तना है। वह इनमें शाखा केवल एक पर्व की तरह रह जाती है, पत्ती सल्क पत्र के समान होती है। जैसे देखते हैं एस्पेरागस और है एस्पेरागस रसकस है। अब आगे देखते हैं पत्ती या फिर पर्ण। इसके अंतर्गत देखते हैं पत्ती पौधे के तने के नोड्स से निकलती है, जो पौधों का हरा पार्श्व भाग होता है, और इसे पौधों की भोजन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसे पौधों की भोजन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि पौधों का पत्ती वाला भाग ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन अर्थात कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं पत्तियों क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक के कारण हरे रंग की होती हैं, जिनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको स्टोमेटा कहा जाता है, जिसकी सहायता से गैसीय विनिमय का कार्य होता है। अब आगे देखते हैं पत्तियों को संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा पत्राधार या फिर पर्णाधार। इसके अंतर्गत देखते हैं यह पत्ती का सबसे निचला भाग होता है, जो पत्ती को तना व शाखा से जोड़ता है, अर्थात तना और पत्ती के पत्रवृंत के जुड़ने वाले भाग को पत्राधार कहते हैं। यह पत्ती का आधारीय भाग है। अब दूसरा देखते हैं पर्णवृंत। पर्णवृंत क्या है? पत्राधार से एक लंबा डंठल या फिर डंडलनुमा भाग जैसी संरचना निकलती है, जो
पत्र फलक को आधार प्रदान करती हैं। इससे लंबे डंठल को ही पत्र वृंत कहते हैं। पर्ड वृंत का मुख्य कार्य पत्र फलक यानी कि पर्ड फलक को सहारा देना और प्रकाश के लिए उठाए रखना होता है। यह पत्ती के फलक को प्रकाश में उठाए रखता है ताकि अधिक से अधिक प्रकाश प्राप्त हो सके। तीसरा है हमारा पत्र फलक। अब देखते हैं इसमें, यह पत्ती का हरा चपटा तथा फैला हुआ भाग होता है। इसके मध्य में पर्ड वृंत से लेकर पत्ती के शीर्ष तक प्रायः एक मोटी सिरा होती है जिसे मध्य सिरा कहा जाता है। इस मध्य सिरा से दोनों तरफ पतली सिराएं निकलती हैं जो आगे जाकर और छोटी और पतली सिराओं में विभक्त हो जाती हैं या बदल जाती हैं। ये पत्र फलक को कंकाल की भांति दृढ़ता प्रदान करती हैं। इसका मुख्य कार्य पानी तथा भोज्य पदार्थों का परिवहन करना होता है। यह जल, खनिज, लवण व भोजन आदि का स्थानांतरण का कार्य भी करती है या करता है। ये मान लीजिए दोस्तों, ये हमारा पत्ती है, तो इसमें देखते हैं ये जो हमारा है ये हमारा तना है, स्टेम यानी कि ये हमारा तना है। ये जो बीज का भाग, छोटी छोटी पत्तियां जो निकली हैं, ये हमारा जो गया है यहाँ पर, जो ये वाला स्थान हमारा ये है पत्राधार या पर्णाधार। पत्राधार या पर्णाधार है ये वाला पोर्शन, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक जो डंठी नुमा गया है, इसको कहेंगे हम पर्ड वृंत। ये भाग हमारा पर्ड वृंत कहलाता है। अब मध्य सिरा जो कहलाता है, ये जो बीज का भाग है ये इस तरीके से जाता है, गया होता है पत्ती में दोस्तों। तो ये जो बीज का भाग है, यहाँ से यहाँ तक ये बीज का भाग, ये हमारा मध्य सिरा कहलाता है। और जो ये ऐसी शाखाएं निकली हुई हैं पत्ती के बीच से, ये किनारे किनारे ऐसी जो शाखाएं निकली हुई हैं, इसे सिरा कहते हैं दोस्तों। ये है हमारी, ये सब जो निकली हैं इसे सिरा कहेंगे। अब जो है पर्ड फलक, पर्ड फलक क्या है? ये जो पत्ती में जगह है, सिराओं के बीच में जो जगह है, इसी को दोस्तों पर्ड फलक कहते हैं। अब आगे देखते हैं पत्तियों के प्रकार। पत्तियां हमारी कितनी प्रकार की होती हैं, तो देखते हैं। पत्र फलक के कटाव के आधार पर पत्तियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला तो है हमारा सरल पत्ती और दूसरा है हमारा संयुक्त पत्ती। तो पहला देखते हैं सरल पत्ती। सरल पत्ती वह पत्ती होती है जिसका फलक बड़ा होता है तथा इस फलक में कटाव नहीं होते, किंतु कुछ पत्तियों में कटाव होते हैं, लेकिन वह कटाव मध्य सिरा या पत्र वृंत तथा मध्य सिरा या पत्र वृंत तक नहीं जाते। अब देखते हैं, जबकि इनमें केवल एक ही पर्ड फलक होता है, उस पत्ती को सरल पत्ती कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं तो आम का हो गया, बरगद का, पीपल का, अमरूद का आदि। इन सभी पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं दोस्तों, इनमें जो है कटाव नहीं होता है। तो ये सब जो है पत्ती, इन पेड़ों की जितनी भी पत्ती हैं दोस्तों, ये सब हमारे सरल पत्ती के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर देखते हैं केवल एक ही पर्ड फलक होता है, उस पत्ती को सरल पत्ती कहा जाता है। यहाँ पर कटाव मध्य सिरा या पत्र वृंत नहीं जाते हैं, इसमें जो है कटाव नहीं होते हैं, यहाँ पर लिखा गया है। तो अब आगे देखते हैं, दूसरा है हमारा संयुक्त पत्ती। संयुक्त पत्ती क्या है? संयुक्त पत्ती का वह प्रकार होता है जिसमें पत्र फलक में कटाव विभिन्न जगह से मध्य सिरा तक पहुंचता है। इसलिए यह पत्र फलक कई पर्णकों में बट जाता है। इसके एक शाखा पर पर्ड फलक एक साथ होते हैं। पत्ती को संयुक्त पत्ती कहा जाता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे नींबू, नारंगी, नीम आदि। अब देखते हैं संयुक्त पत्ती। संयुक्त पत्ती क्या है?
संयुक्त पत्ती यह दो प्रकार की होती हैं। पहला है हमारा पिच्छाकार संयुक्त पत्ती और दूसरा है हमारा हस्ताकार संयुक्त पत्ती। तो इसमें पहले देखते हैं हम पिच्छाकार संयुक्त पत्ती और हस्ताकार संयुक्त पत्ती किस तरीके से होती है, कैसी होती है। तो जो है पिच्छाकार संयुक्त पत्ती दोस्तों कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके से जिस तरीके से हमने बनाया है। और दूसरा हस्ताकार संयुक्त पत्ती जो है इस तरीके से होती है, दूसरा हमने ये बनाया है और पहला हमारा ये है। तो इस तरीके से बनती हैं ये पत्तियां। अब देखते हैं सिरा विन्यास। सिरा विन्यास क्या होता है। तो पत्तियों में सिराओं और सिराओं की व्यवस्था को, पत्तियों में सिराओं और सिराओं की व्यवस्था को जो है सिरा विन्यास कहा जाता है। सिरा विन्यास दो प्रकार का होता है। पहला है हमारा जालीदार सिरा विन्यास। तो इसमें देखते हैं जब सिराएं मध्य सिरा से निकलकर पर्ड फलक में एक जाल बनाती हैं तो इसे ही जालीदार सिरा विन्यास कहा जाता है या कहते हैं। अधिकतर द्विबीज पत्री पौधों में यह विन्यास दिखाई देता है। जैसे द्विबीज वाले पत्री वाले पौधे जो हैं दोस्तों देखते हैं तो जामुन का हो गया, आम हो गया, बरगद हो गया, पीपल हो गया, आदि की जो पत्तियां होती हैं, इनमें आदि की जो पत्तियां होती हैं इन्हीं में दिखाई पड़ता है जालीदार सिरा विन्यास। आगे देखते हैं समानांतर सिरा विन्यास। समानांतर सिरा विन्यास क्या है। एक समानांतर सिरा विन्यास में सिराएं एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। इस प्रकार का जो है विन्यास एक बीज पत्री पौधों में दिखाई देता है या दिखाई पड़ता है। जैसे देखते हैं गेहूं, धान, केला आदि की पत्तियों में ये दिखाई देता है हमें। अब देखते हैं पत्तियों का रूपांतरण। पत्तियों का रूपांतरण देखते हैं तो कई पौधों में पर्ड विशेष कार्यों के लिए विभिन्न रूपों में रूपांतरित हो जाती हैं। कुछ पौधों में पर्ड के कोई भाग जैसे पर्ड वृंतिया, पर्ड फलक विशेष कार्य के लिए रूपांतरित हो जाता है, जबकि कुछ अन्य पौधों में संपूर्ण पर्ड ही रूपांतरित हो जाती है। इसमें देखते हैं पर्णकंटक। आगे है पर्णकंटक देखते हैं। कुछ पौधों में पर्ड या पर्ड का कोई भाग सूल में रूपांतरित हो जाता है। सूल एक दृढ़ नुकीली कठोर संरचना होती है जो पौधों की रक्षा का साधन है, जो पौधों की रक्षा का साधन है। जैसे देखते हैं दोस्तों कैक्टस का पौधा हो गया, नागफनी का पौधा हो गया। अब देखते हैं आगे पर्णप्रतान। पर्णप्रतान क्या है। इसमें पत्तियां रूपांतरित होकर लंबी पतली तारनुमा कुंडलित रचना में परिवर्तित हो जाती हैं, जिसे प्रतान कहा जाता है। ये प्रतान अति संवेदनशील होते हैं और जैसे ही वे किसी आधार के संपर्क में आते हैं उसके चारों ओर चिपक जाते हैं। इस प्रकार के वे पौधों को आरोहण में सहायता प्रदान करते हैं, यानी कि पौधों को बढ़ने में जो है विकसित होने में सहायता प्रदान करते हैं। तो जो है तारनुमा हो जाते हैं दोस्तों, उन्हें प्रतान कहा जाता है। प्रतान ये इसे जो है दोस्तों, ये मान लीजिए ये है मटर का पौधा। जैसे मटर का पौधा हो गया तो ये मटर का पौधा मान लीजिए है हमारा, तो ये जो तारनुमा स्प्रिंग नुमा निकला हुआ है दोस्तों, इसी को जो है प्रतान कहा जाता है। आगे देखते हैं अब प्रडाव वृंत। प्रडाव वृंत क्या है। यह पर्ड वृंत का रूपांतर है। कुछ पौधों जैसे कि ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में पिच्छाकार संयुक्त पर्ड होता है जो तरुणावस्था में ही झड़ जाता है और पर्ड वृंत चपटा फैला हुआ पत्ती के समान हो जाता है, जो संयुक्त पर्ड फलक की अनुपस्थिति में सामान्य पर्ड का कार्य करता है। उदाहरण में देखते हैं ऑस्ट्रेलियन अकेसिया हो गया। अब देखते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप देखते हैं।
दोस्तों इसमें लैमिना में कई बाल होते हैं। इसका सिरा चिपचिपा गोलाकार होता है जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। जैसे ही कोई कीट लैमिना पर बैठता है ये कीट को पूरी तरह से ढक लेते हैं। कीट 4 से 10 दिनों के भीतर के मध्य से पच जाता है। पाचन के बाद जबड़े फिर से खुल जाते हैं। ये जो पत्ती नुमा ऐसे होते हैं दोस्तों, ऐसे पंखुड़ी नुमा होते हैं, ऐसे बंद हो जाते हैं। जैसे कोई कीट अंदर गया तुरंत तो अपनी पंखुड़ियों को जो है बंद कर लेते हैं, यानी कि बंद हो जाता है। उसके बाद वो जबड़े जो है जब 4 और 10 दिनों में जब वो कीटों को अंदर में पच जाते हैं दोस्तों, तो अपने आप ही जबड़े जो है फिर से खुल जाते हैं। अब देखते हैं उदाहरण में, जैसे इसके डायोनिया हो गया, ड्रोसेरा हो गया, डायोनिया हो गया और ड्रोसेरा हो गया। अब देखते हैं ब्लेडर वर्ट क्या है। ऐसे पौधों में पत्तियों के खंडों को ब्लेडर में बदल दिया जाता है। ये पौधे पानी में पाए जाते हैं। भीतरी दीवार में पाचन ग्रंथियां होती हैं। इनकी भीतरी दीवार में पाचन ग्रंथियां होती हैं जो फंसे हुए कीड़ों को पचाने में मदद करती हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं तो ये है यूट्रिकुलेरिया है। आगे देखते हैं घटपर्णी पौधा देखते हैं दोस्तों। तो ये भी जो है कीट भक्षी पौधा होता है। ये जो घटपर्णी पौधा होता है दोस्तों, ये हमारे अपने जो है विकास के लिए विकास करने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए ये अपने जो है कीटों का शिकार करके अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। ये क्या होते हैं कि ये जो पत्तियां होती हैं कुछ घड़े के आकार की हो जाती हैं। जब उनमें जो है कीट फिसल कर अगर गिर जाते हैं तो अपने आप ही पत्तियों का जो है मुख बंद हो जाता है और घड़े के आकार का होता है। और इसमें जब पत्तियों का मुख बंद हो जाता है तो अपने आप ही उसमें कीड़ा जो है उसमें पाचक रस उसके अंदर पाया जाता है, पत्तियों के अंदर पाया जाता है। तो वो अपने आप ही कीड़े उसमें पच जाते हैं। उसके बाद इस प्रक्रिया के बाद वो अपने आप ही खुल जाते हैं। इसी को घटपर्णी पौधा कहते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से घटपर्णी पौधे हमारे जो होते हैं वो नाइट्रोजन की आवश्यकता की जो है अपनी पूर्ति करते हैं कीड़ों का शिकार करके। अब आगे देखते हैं, जैसे हो गया इसमें देखते हैं का पौधा भी होता है घटपर्णी की तरह जो है दोस्तों। तो ये सब थे, हमने जो देखा ये सब थे कीट भक्षी पौधे जो कीटों का शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं, अपनी जो है पूर्ति करते हैं। जो कमी होती है उनके अंदर उसकी पूर्ति के लिए ये कीटों का शिकार करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।